स्टूडेंट्स, मैं रोहित कुमार करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज एक सनसनी हम मुद्दे पर बातें करने वाले हैं, क्रिप्टो करेंसी। आप सभी जानते हैं कि संसद ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर बिल लाया, बजट इन सेशंस आया है करंट आपका क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी होता क्या है और आखिर सरकार इतना ज्यादा क्रिप्टो करेंसी के पीछे क्यों पड़ी हुई है, क्या कारण है ना। आज हम ये भी समझेंगे कि क्रिप्टो करेंसी सबसे पहले आया कब और किस बेसिस पर ये काम करती है, ब्लॉकचेन क्या है। ये सारे मुद्दे के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी पर, क्योंकि अगर कहा जाए क्रिप्टो करेंसी को लेकर बजट में 2022 में इसे वर्चुअल डिजिट एसेट के तौर पर कहा गया और सरकार ने इसे 30% टैक्स लगाने का ऐलान किया। इसके बाद क्रिप्टो करेंसी को लेकर तमाम अटकलें लगी हुई थी। पहले काफी मार्केट में सनसनी थी कि सरकार बहुत बड़ी बजट के या मे बी इससे खिलाफ कोई अगेंस्ट एक्ट लाने वाली है। तो चलिए हम जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी होता क्या है। सबसे पहले ये देख लीजिए कि सरकार ने क्या किया है। तो बजट 2022 में वर्चुअल डिजिटल एसेट पर 30% टैक्स लगाने का ऐलान हमारी भारत देश के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण बजट के दौरान उन्होंने कहा। इसके बाद क्रिप्टो करेंसी को लेकर काफी प्रॉब्लम हुई। अब सवाल यह है कि बजट के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है वो डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो में काफी फर्क है और इस फर्क के साथ साथ ये वर्चुअल एसेट पर लगने वाले 30% टैक्स के बारे में कहा कि आज के बाद जो है अब क्रिप्टो करेंसी पर हम टैक्स लगाएंगे। 30% टैक्स लगाने की बात उन्होंने इस क्रिप्टो करेंसी के तहत उन्होंने कहा। अब चलिए हम बात करते हैं कि ये है क्या। आप देख सकते हैं कि भाई उन्होंने कहा कि भाई 30% तक टैक्स लेने की बात उन्होंने कहा। एक चीज जानने वाली बात है सबसे पहले कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। सबसे पहले इसके बारे में हम प्रॉपर तरीके से जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। सबसे पहले देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। लैटिन भाषा के दो शब्द से एक क्रिप्टो करेंसी बना है। वो दो शब्द क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्रिप्टो करेंसी ये दो शब्द से मिलकर बना है। क्रिप्टो जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द होता है ना। और वो शब्द क्रिप्टोग्राफी से आया है। क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या होता है? क्रिप्टो का मतलब होता है छुपा हुआ, अर्थात छुपी हुई चीजें, है ना। तो एक क्रिप्टोग्राफी शब्द से आया जिसका मतलब होता है छुपा हुआ, हिडन, है ना। जबकि करेंसी का मतलब आप सभी को पता है कि भाई करेंसी जो है एक लैटिन भाषा करेंसिया से लिया गया है। करेंसिया हम रुपये पैसे के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हर देश की अपनी करेंसी होती है। अमेरिका का डॉलर है, ब्रिटेन का पाउंड है, भारत का आईएनआर अर्थात रुपया है ना। उसी प्रकार से तो हर देश की अपनी अपनी करेंसी होती है और उस करेंसी के आधार पर। तो मतलब यह हुआ कि क्रिप्टो करेंसी जो है एक हिडन छुपा हुआ एक रुपया पैसा है। आमतौर पर अगर हम बात करें तो क्रिप्टो करेंसी एक तरह का डिजिटल पैसा है। डिजिटल पैसा, आप ऐसा डिजिटल पैसा जिसे आप छू नहीं सकते। अब हमारे देश के अंदर में जो करेंसी है उसको आप छू सकते हैं, टेंजिबल है, लेकिन ये इनटेंजिबल है, ये डिजिटल मनी है। एक ऐसा डिजिटल पैसा जिसे आप न तो छू सकते हैं लेकिन आप इसको रख सकते हैं। आप इसे रख सकते हैं कैसे भाई? यानी कि कह सकते हैं कि मुद्रा का वह डिजिटल रूप जो यह किसी सिक्के या नोट की तरह ठोस रूप में आपके जेब में तो नहीं होता है, परंतु वो पूरी तरीके से ऑनलाइन आपके वॉलेट में वो होता है। सिंपल सी बात ये हुआ।
क्रिप्टो करेंसी एक तरीके के छुपा हुआ डिजिटल करेंसी है ना। ये छुपा हुआ आपका क्या है, एक डिजिटल करेंसी है। मतलब आप इसको आसान भाषा में अगर हम समझे तो कह सकते हैं कि ऐसे समझिए कि मान लिया हर देश की अपनी अपनी मुद्रा है, अपनी अपनी करेंसी है। जैसे भारत की करेंसी क्या है, तो भारत की करेंसी रुपया है। अमेरिका का डॉलर है। सऊदी अरबिया की बात करें तो रियाल है। इंग्लैंड की बात करें तो आपका पाउंड्स है, यूरो है। ये सारे करेंसी हैं। लेकिन हर देश जो है अपनी अपनी करेंसी, यानी ऐसी धन प्रणाली जो किसी देश के द्वारा मान्य हो और वहां के लोग इसे इस्तेमाल करने ना जरूरी समझे। मतलब आप कह सकते हैं कि भारत देश में आपने लीगल टेंडर की बात सुना होगा कि जो भारत का जो रुपया पैसा है एज ए लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का मतलब कि भारत सरकार या आप कह सकते हैं कि भारत देश की जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उससे मान्यता दिया है, उसकी कोई अपनी वैल्यू है ना, उस करेंसी का, जिसे उसको लेन देन में उसका प्रयोग किया जा सकता है। मतलब भारत देश का नागरिक उसे लेने से इनकार नहीं कर सकता है। ऐसे सिस्टम को लीगल टेंडर कहते हैं। तो भारत का जो रुपया है उसका लीगल टेंडर है, इकोनॉमिक का टर्म है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टेटमेंट दिया और कहा कि भाई क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर नहीं माना जा सकता है। उसकी भी कहानी हम लोग इस यहां पर डिस्कस करेंगे, है ना। अब चलिए बात यह है कि जैसा कि हम लोग क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं, तो क्रिप्टो करेंसी जो है बिटकॉइन, जिसको आप कहते हैं एक वर्चुअल करेंसी है। कैसा वर्चुअल करेंसी भाई, आसान भाषा में ये समझिए कि क्रिप्टो करेंसी जो है एक डिजिटल कैश है। मतलब डिजिटल कैश प्रणाली है जो कंप्यूटर के एल्गोरिदम पर बनी हुई है। एक कंप्यूटर है, आप यहां देख सकते हैं, उसमें एक एल्गोरिदम्स होते हैं। उस एल्गोरिदम में उसको कोड किया जाता है और उस कोडिंग के जरिए यहां पर आप कह सकते हैं यहाँ का एक डिजिटल रूप है जो ऑनलाइन रहता है और इस पर किसी भी देश या सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। उदाहरण के तौर पर जैसे रिजर्व बैंक ऑफ हमारे देश का जो रुपया है, रुपया का कंट्रोल किस पर है, रुपया जो है का कंट्रोल अगर आरबीआई के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी भारत की जो मौद्रिक नीति है वो रुपया को कंट्रोल करती है ना। लेकिन जो बिटकॉइन है या लीट कॉइन है या आप जितने भी है कॉइन्स, है ना, जिसको वर्चुअल करेंसी के तौर पर हम उसे कंसीडर कर रहे हैं, उस वर्चुअल करेंसी का किसी सरकार के द्वारा उसको टैकल नहीं किया जाता है, कंट्रोल नहीं किया जाता है। तो जब सरकार के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता है, मतलब ये स्वतंत्र तरीके से एक कंप्यूटर के एल्गोरिदम पर बनाया गया है और वही कंप्यूटर का एल्गोरिथम जो है इस वर्चुअल करेंसी को कंट्रोल करता है। कैसे करता है इस पर हम चर्चा करेंगे। तो कहा जाता है कि शुरुआती दौर में देश सरकार का जब इस पर नियंत्रण नहीं है तो शुरुआत में इसे इलीगल, अवैध करार दिया गया। लेकिन बाद में बिटकॉइन की जो बढ़ती लोकप्रियता के चलते कई देशों ने इसको लीगल टेंडर के तौर पर माना और कहा कि और कुछ कुछ ऐसे देश हैं उनका तो खुद की अपनी क्रिप्टो करेंसी उन्होंने लाया, है ना। मतलब आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार से क्रिप्टो करेंसी की लोकप्रियता बढ़ रही है तो उस लोकप्रियता के अनुसार देशों ने उसको एज ए लीगल टेंडर के तौर पर इसको माना है, कंसीडर किया है। लेकिन फिलहाल भारत देश के आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसे लीगल टेंडर मानने से साफ साफ इंकार कर दिया है। कैसे काम करती है इस पर ध्यान देने वाली बातें हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये कंप्यूटर है हमारा, एक लैपटॉप है, ये लैपटॉप है। अब इसके अंदर में ट्रांजैक्शन ब्रॉडकास्ट बहुत सारे लगे हुए हैं, मतलब ग्राफिक्स लगे हुए हैं, है ना। ये सॉफ्टवेयर बना हुआ है, ट्रांजैक्शन इज ए ब्रॉड, यहां पर ये डायरेक्ट पीर टू पीर ट्रांसफर करता है, मतलब पर्सन टू पर्सन। इसमें बीच में मेडिएशन नहीं है, बीच में मेडिएटर इसका कोई नहीं है यहां पर। मतलब आप कह सकते हैं कि ये ब्लॉकचेन जो है ये कंप्यूटर इस सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड है। मतलब नोड कहते हैं इसको, नोड कहते हैं एक दूसरे से। जैसे उदाहरण के तौर पर आप इस चीजों को समझिए कि ये आपका एक कंप्यूटर है,
देखिए तो ये आपका एक कंप्यूटर है ना, ये आपका कंप्यूटर फर्स्ट। अब यहां से एक बीच में जो हैंडल, जो टैकल करने वाली जो पॉइंट है, जिसको ग्राफिक्स कहते हैं, रिंग कहते हैं, सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर का है, ये है आपका। यहां पर हमने सब लगा दिया है। और ये जो है दूसरा यूजर है, यूजर फर्स्ट और यूजर सेकेंड, है ना, यूजर फर्स्ट और यूजर आपका सेकेंड। ये इन्होंने ये जो कॉइन है इसका कुछ परसेंट या 1/4 भाग जो है, इनके पास अपना वॉलेट है और इनके पास भी अपना वॉलेट है। तो ये इस कॉइन का 1/4 भाग जो है, ये किसी यूजर सेकेंड को ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो ये व्यक्ति डायरेक्ट यहां पर सेंड होगा, मतलब ये मॉनिटर कर रहा है ना। और इस ब्लॉकचेन के जरिए ये व्यक्ति डायरेक्ट इस यूजर को, अगर मान लिया कि इनके पास हाफ था, मान लिया कि इनके पास जो था वो ट्रांसफर करने का, वो हाफ था, ये हाफ है इनके पास, ये देखिए, मान लिया कि इनके पास भी एक कॉइन है। अब इस कॉइन का अगर देखा जाए, और यहां पर भी एक कॉइन है यूजर वन का, इस फॉर्म में, ये एक बिटकॉइन है। अब चलिए ध्यान से समझने वाली बात है कि ये महाशय, ये कॉइन हाफ इसका 1/4 कॉइन जो है, ये 1/4 कॉइन ये ट्रांसफर करना चाहते हैं, अर्थात, और इनके पास जो पहले से जो था, तो इनके पास पहले से 2/3 कॉइन हुआ करता है, 2/, और इनके पास एक कॉइन था, और ये इसका 1/4 जो है ये ट्रांसफर करने यूजर सेकेंड को करना चाहते हैं, तो ये यहां से इसमें ट्रांसफर इनको डायरेक्ट कर सकते हैं और इनमें ये ऐड कर दे। तो कहने का मतलब है कि कंप्यूटर का सिर्फ काम जो है कि एक यूजर से दूसरे यूजर को ब्लॉकचेन के जरिए कनेक्ट करना, है ना, ब्लॉकचेन के जरिए उसको कनेक्ट करने का काम सिर्फ कंप्यूटर को है ना। मतलब आप कह सकते हैं कि ये इसके अंदर का जो एल्गोरिदम जो है, ये नेटवर्क नोड जो है, एक पर्सन को दूसरे पर्सन से सिर्फ कनेक्ट कर रहा है, बीच में किसी भी संस्था या कोई भी डिपार्टमेंट इस बीच में नहीं आता है ना। चलिए अब कहते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे काम करता है एक क्रिप्टो करेंसी। तो ये क्रिप्टो करेंसी जो जिसे आप डिजिटल मुद्रा कह रहे हैं, ये डिजिटल मुद्रा इंटीग्रेटेड होता है, इट मींस इनक्रिप्टेड होता है। इनक्रिप्टेड का मतलब इसको पासवर्ड कोड के जरिए जो है इसको इनक्रिप्ट कर दिया जाता है, ताकि इसे कोई ओपन नहीं कर सकते हैं, जिसको डिसेंट्रलाइज सिस्टम के द्वारा किया जाता है ना, उसको मैनेज किया जाता है। जैसा कि एक चीज और भी बात है इसमें कहा जाए कि भाई पिछले कुछ साल पहले क्रिप्टो करेंसी ऐसी बहुत सारी जो मुद्राएं जो थी, काफी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर के जरिए ये काम कर रही थी। इसमें प्रत्येक का जो लेन देन जो है ना, डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा, वेरिफिकेशन के द्वारा होता है, और इसके जरिए खरीद बिक्री क्रिप्टो माइनिंग के जरिए होती है। तो ये माइनिंग, क्योंकि यहां पर देखिए, ये देखिए कि क्रिप्टो माइनिंग क्या होता है, क्योंकि हर जानकारी को डिजिटल रूप से डेटाबेस तैयार करना पड़ता है, जिसके द्वारा हम माइनिंग कहते हैं, और जो डेटा तैयार करता है उसको माइनर्स कहते हैं। उस माइनर्स का क्या काम होता है कि भाई वो अपने कंप्यूटर में बहुत सारे ग्राफिक्स लगा दिया और उस ग्राफिक्स के जरिए वो काम कर रहा है ना। ये देखिए, ये माइनर्स लोग हैं, ये बड़े बड़े ग्राफिक्स इन्होंने लगा रखे हैं। ये ग्राफिक्स जो है, इसी ग्राफिक्स के जरिए सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर में ग्राफिक्स को लगा दिया जाता है, और कंप्यूटर ही एक यूजर को दूसरे यूजर से कनेक्ट करता है, उसको कैलकुलेट करने का काम करता है ना।
अब आसान भाषा में ये बात समझिए कि भाई क्रिप्टो करेंसी जो ब्लॉकचेन की तकनीकी पर आधारित है ना, और जो क्रिप्टोग्राफी के द्वारा उसको सुरक्षित किया जाता है। और ये सारा काम जो है पावरफुल कंप्यूटर्स के द्वारा ये होता है, जो और विशेषज्ञों को मानना है कि भाई ये ऐसा कोड बनाया गया है जिसको कॉपी करना करीब करीब नामुमकिन है ना। अब चलिए कैसे लेन देन होता है क्रिप्टो करेंसी का, कैसे होता है लेन देन। तो क्रिप्टो करेंसी में जब भी कोई क्रिप्टो करेंसी में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो इसकी जानकारी जो ब्लॉक चेन के जरिए दिया जाता है, यानी कि उसे एक ब्लॉक में उसको रखा जाता है और इस ब्लॉक को सिक्योर कर दिया जाता है सिक्योरिटी के जरिए, या कह सकते हैं कि इंक्रिप्शन के जरिए। मतलब कि यह हुआ कि माइनर का इस ब्लॉकचेन में सिक्योरिटी और सिक्योर करने का काम माइनर का है। इसके लिए जो क्रिप्टोग्राफी जो है एक तरीके से पहेली की तरह एक ब्लॉक के तरीके काम करता है। इसके लिए एक क्रिप्टोग्राफी पहेली को हल कर ब्लॉक के लिए उचित हैश कोड बनाता है। अब हैश क्या है? हैश में कहता है कि जब कोई माइनर पुख्ता खोज ब्लॉक सिक्योर कर देता है तो उस ब्लॉकचेन में उसको जोड़ देता है और नेटवर्क जो है दूसरे नेटवर्क के साथ एक नोड के फॉर्म में कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाती है और उसे वेरीफाई करके इसकी सहमति के जरिए उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। आम सहमति मिलने के बाद क्या होगा? अगर कंसेंस हो गया तो समझिए कि ब्लॉक के सिक्योर होने की पुष्टि हो गई, वह सही पाया जाता है तो उस सिक्योर करने वाले जो माइनर को क्रिप्टो क्वाइन दे दिया जाता है। मतलब जो माइनिंग कर रहा है उसका थोड़ा सा पार्ट जो है ना, उस माइनर को दे दिया जाता है जो इस सारी प्रक्रिया को है ना काम कर रहा है, ठीक है, उसे रिवार्ड के तौर पर। अब सवाल यह है कि कितने कितने तरीके के होते हैं, है ना, कितने तरीके के होते हैं क्रिप्टो करेंसी। तो अभी वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रिप्टो करेंसी आ गए हैं, है ना। और ये डिजिटल रूप में होता है कि भाई क्रिप्टो करेंसी ये सारे डिजिटल रूप में होता है। और एक विशेषज्ञ ने बताया कि भाई ये करीब करीब 1800 ऐसे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में ऑलरेडी आ चुके हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं बिटकॉइन के अलावा इस्तेमाल कर सकते हैं, एथेरियम है आपका, लीट कॉइन्स है आपका, डॉग कॉइन्स है, फेयर कॉइन्स है, डैश है, पीर कॉइन्स है, रिपल है। ये सारे जो है बिटकॉइन्स अर्थात वर्चुअल करेंसी है। बिटकॉइन अलग होता है, ये सारे देखिए बिटकॉइन हुआ, इथेरियम हुआ, लीट कॉइन्स हुआ, है ना, ये सारा जितना भी है वर्चुअल करेंसी है ना। सबसे पहला जो आया था वो बिटकॉइन आया था, सतोशी के द्वारा बनाया गया था सबसे पहला। अब सरकार का क्या रुख है, सरकार का क्या रुख है इस पर? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट पेश किया और कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई रिजर्व बैंक जो है डिजिटल करेंसी जारी करेगी, रिजर्व बैंक भी अपना डिजिटल करेंसी जारी करेगी। कोई भी मुद्रा करेंसी तभी कहलाती है जब केंद्रीय बैंक, कहा जाता है, उन्होंने कहा कि भाई कोई भी मुद्रा करेंसी तभी कहलाती है जब देश का जो केंद्रीय बैंक है उसे जारी करता है, और जो भी केंद्रीय बैंक के दायरे में से बाहर है उसे हम करेंसी नहीं कह सकते हैं। इसलिए भारत का जो बिटकॉइन है, जो भारत में जिसे आप वर्चुअल करेंसी कर रहे हैं, वो उसे लीगल टेंडर ना मानकर उसे हम करेंसी हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम करेंसी पर टैक्स नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि भाई करेंसी पर टैक्स नहीं लगता है, तो ये करेंसी को उन्होंने तो माना ही नहीं, जिसे अभी भी इसे जारी करने की बात की। उन्होंने कहा कि डिजिटल रूप में आरबीआई जो जारी करेगा यह डिजिटल करेंसी कहलाएगी, और इसके अलावा जितने भी हैं वर्चुअल डिजिटल दुनिया के अंदर में है उसे एसेट्स कहलाएगा। अब करेंसी पर टैक्स तो नहीं लगता है, भारत की जो करेंसी रुपया है, तो उन्होंने कहा कि भाई इसको हम करेंसी कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, ये एक तरीके से डिजिटल मनी है, डिजिटल रुपया है ये, और ये पूरे विश्व में प्रचलित है, इसलिए हम इसको एसेट के तौर पर इसको कंसीडर कर रहे हैं, और एसेट पर टैक्सेस तो लगता ही है। तो उन्होंने बजट में, वित्त मंत्री ने अपने बजट में कहा कि हम इस एसेट पर, वर्चुअल एसेट पर 30% जो है हम इस पर लगाने वाले हैं। देखिए क्या वैध, 30% टैक्स वर्चुअल डिजिटल संपत्ति को ट्रांसफर करने से हुई आमदनी पर लगेगा, है ना। मतलब जो आपने, जैसे उदाहरण के तौर पर ऐसे मैं थोड़ा आपको समझा देता हूं कि 30% कैसे लगेगा। जैसे
ये देखिए, मान लिया कि आपने क्रिप्टो करेंसी में लगाया, शिबानु में लगाया, आपने वीट कॉइन्स में लगाया हुआ है, आपने या इथेरियम से में लगाया है, लीट कॉइन में लगाया, तो आप मान लिया कि 100 रुपया आपने लगाया, ये आपका मूलधन है, आपने जो इन्वेस्टमेंट आपका है 100 रुपीज है, आपने 100 रुपया लगाया, यहां पकड़ लेते हैं, आपने 100 रुपया आपने लगाया है, 100 रुपीज आपने इन्वेस्टमेंट किया है। अब ये 100 रुपया से आपने इस वर्चुअल करेंसी में उस आपके वजीर एक्स हुए ये सब पर आपने इसमें 100 के जगह पर आप 100 रुपीज आपने कमाया, 200 कमा लिया आपने, या आप कह सकते हैं कि जितना भी, उदाहरण के लिए मैं मान रहा हूं कि 200 आपने कमाया, तो आपको 200 पर 30% नहीं लगेगा, आपने जितना कितना यहां पर बेनिफिट हुई, आपको 100 रुपीज आप बेनिफिट हुआ, आपको 100 रुपीज आपने प्रॉफिट में गया, तो उस 100 का 30% इस पर आपका लगेगा, मतलब कि 30 रुपया सरकार के पास चले जाएगी और आपको कितना मिलेगा, 170 रुपीज। मतलब इस 100 रुपीज पर ये टैक्स नहीं लगाए जाते। मान लिया कि 200 पर टैक्स लगाता 200 पर, तो 200 का 30% कितना हो जाएगा, मतलब 60 रुपया सरकार को देना पड़ता। ऐसे कितना सरकार को देना पड़ा, आपको कितना बचता भाई, 140 बचता, लेकिन सरकार को अभी ऐसे कितना देना पड़ रहा है, सिर्फ 30 रुपया। इट मींस आप 170 रुपया प्राप्त करेंगे। तो ये कहा गया कि भाई 30% जो टैक्स सरकार जो लेगी वर्चुअल एसेट पर, वो 30% बेनिफिट पर मिलेगा आपका, आपने कितना उसको बेनिफिट उसमें कमाया है आपने, है ना, जो इन्वेस्टमेंट का हुआ है, तभी तो इसको एसेट्स कंसीडर किया जा रहा है ना। अदरवाइज करेंसी होता तो करेंसी पर टैक्स थोड़ी लगते हैं, है ना। तो इस प्रकार करेंसी पर टैक्स लगने वाली बात होती है एक्सचेंज के लिए, जिसको टोबिन टैक्स भी कहा जाता है। आप इंडियन इकोनॉमिक्स में इस चीजों को पढ़ेंगे। तो ये आपका था क्रिप्टो करेंसी, और इसी से रिलेटेड और भी बहुत सारे जानकारी आपको नेक्स्ट दूसरे वीडियो में हम लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।